नमस्कार। इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार हम गठबंधन सरकार की बात करें, आने वाले समय में चुनावों की बात करें, किस तरह की बयानबाजी जो है वो बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो या अन्य जो नेताओं की चल रही है, उन सभी विषयों में बातचीत करेंगे। तो निशा सिंह जी, पहले मैं क्योंकि बात करूंगा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान में भी आप लोग कहीं न कहीं चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और वहाँ लगातार जा भी रहे हैं। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर आपका कहीं न कहीं प्रयास है कि चुनाव लड़ा जाए। कुछ सीटों पे आपने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। राजस्थान में जिस तरीके से आप गए प्रचार करने और लगातार आपके बाकी नेता भी जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक, किस तरह का रुझान वहाँ मिल पा रहा है? देखिए, वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं गया हूँ वहाँ और या जो अब का विजिट था माननीय डिप्टी सीएम साहब का 19 का और 20 का कोटपुतली और भरतपुर में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं समझता हूँ कि जननायक जनता पार्टी के लिए राजस्थान कोई नया नहीं प्रदेश नहीं है। तो इस बार के हमारे जो एफर्ट्स हैं, उनमें भी जनता बहुत अच्छा सहयोग देगी। जी, आप कह रहे हैं कि सर वहाँ अच्छा कहीं न कहीं फीडबैक मिल रहा है और आपको उम्मीद है कि राजस्थान की जनता भी आपको अच्छा सहयोग करेगी। पहले भी हम चौधरी देवीलाल की बात करें, अजय सिंह चौटाला की बात करें, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। लेकिन राजस्थान की पार्टियों की बात करें, खासकर हनुमान बेनीवाल का ज़िक्र करें या फिर बाकी लोगों की बात करें, वो लगातार कहीं न कहीं बयान दे रहे हैं कि राजस्थान के लोग बड़े सयाने हैं, पहले हरियाणा के लोगों को कहीं न कहीं झूठ बोलकर, भुतलाकर वोट लिए, सत्ता में आकर, लेकिन राजस्थान के लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोलता है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मैं मान के चलता हूँ कि जो रिस्पॉन्स वहाँ आज के दिन मिलता है और पहले जितना पार्टी का रुतबा वहाँ रहा है राजस्थान के अंदर, जो एक पहचान है पार्टी की, चौधरी देवीलाल जी के वक़्त से लेकर के और आज का रिस्पॉन्स जो जनता का है, उसको देख कर के मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रुझान है जननायक जनता पार्टी के प्रति और अच्छे परिणाम की हम उम्मीद करते हैं। जी, अब सर हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार क्योंकि शायद ही ऐसा कोई दिन हो, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, कोई तो ऑन रिकॉर्ड या कोई ऑफ रिकॉर्ड, इस तरह की बातें करता है, गठबंधन कब तक रहेगा, कब टूटेगा? हालाँकि ये करते-करते बहुत साल बीत भी गए, यानी कि 4 साल से ज़्यादा का समय आपका गठबंधन अभी चल भी रहा है। लेकिन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार वो बयान दे रहे हैं और मैं सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात भी नहीं कर रहा, उचाना की अगर हम बात ना भी करें, उचाना के आस-पास टोहाना आ जाए, वहाँ भी लगभग ऐसी ऐसी स्थिति है। नारनौंद आ जाए, शाहाबाद आ जाए, बारड़ा आ जाए, यानी कि जहाँ-जहाँ आपके 10 विधायक हैं, बहुत सारे नेता ऑफ रिकॉर्ड ये बात कहते भी हैं कि हमें आगामी जो चुनाव हो, अकेले लड़ना चाहिए। देखिए, नेता वो है ऑन रिकॉर्ड बात करे या ऑफ रिकॉर्ड करे, मैच्योरिटी की बात करें। हुँ, अब चाहे वीरेंद्र सिंह जी की बात आप पूछ रहे हो, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कब मैच्योर स्टेटमेंट दी है? आज तक जितनी बार भी बोले हैं, कुछ ना कुछ अटपटा बोले हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बात की है उन लोगों ने और उन्होंने तो अपनी पार्टी को कटहरे में खड़ा कर दिया कि भाजपा को चैलेंज कर दिया कि ये करो तो मैं राजी हूँ, नहीं तो मैं नाराज हूँ। तो ये पॉलिटिक्स नहीं होती। आदमी जैसे वो उनका जीवन रहा पिछला इतने वर्षों का, उन्होंने अच्छे-अच्छे पदों को एन्जॉय किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी नेता उसको मैच्योर स्टेटमेंट देनी चाहिए, मैच्योर बात करनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि मैच्योर कहीं न कहीं बयान उनको देने चाहिए, अच्छे बयान राजनीति के अंदर। लेकिन निशान सिंह जी, आपकी तरफ से कहा जाता है, जेजेपी की तरफ से, आपके सभी नेताओं की तरफ से, कि जो जेजेपी है, वो पूरा अपना गठबंधन धर्म निभा रही है। अजय सिंह चौटाला ये बात कह चुके हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय और आप भी, जब भी हम बातचीत करते हैं, आप ये बात बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अगर अतीत में जाएँ, जो पहले के चुनाव हुए हैं, 3 हरियाणा में बाय इलेक्शन हो चुके हैं, 2 राज्यसभा के, तो किसी में भी कहीं न कहीं जेजेपी को मौका नहीं दिया और कहीं न कहीं फिर भी गठबंधन धर्म आप अपनी तरफ से निभा रहे हैं, उस तरफ से कहीं भी कोई आपका कैंडिडेट नहीं उतरा है? देखिए, हमारी तरफ से तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही लोग ज़िम्मेवार हैं कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय ना लिया जाए जो गठबंधन धर्म में कहीं रुकावट बनता हो। वो क्या करते हैं वो उनका काम।
ठीक है, पहले बातें आई, स्थानीय निकाय के चुनाव थे, पंचायती राज के थे, वहां कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हम अपनी बात पर अडिग रहे, अपनी बात को गठबंधन धर्म को निभाने को ध्यान में रखते हुए किया। कभी भी ऐसी बात नहीं की जिसमें उनको ये आपत्ति हो कि हमारे किसी नेता ने कोई चुभने वाली बात की हो। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, गठबंधन चल रहा है और चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा सवाल पूछने का निषाद सिंह जी आपसे ये भी मेरा मकसद था, क्योंकि आप हमेशा बेबाक अपनी राय रखते हो और मैच्योरिटी के साथ अपनी बात रखते हो। आपको भी ध्यान होगा, मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बयान दे दिया था कि सरकार जो है वो जेजेपी की नहीं है, सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, जेजेपी ने हमारा सहयोग कर रखा है, निर्दलीयों ने सहयोग कर रखा है, जहाँ तक 5100 पेंशन की बात है वो हम नहीं करेंगे। देखिए, जिस सरकार में पार्टी के मंत्री हों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जननायक जनता पार्टी का हो, उस सरकार को एक दल की सरकार कैसे कह सकते हैं? वो सरकार तो मिली-जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अब मुख्यमंत्री जी उसमें कैसे कहा उन्होंने, ये तो मेरी समझ से परे की बात है। क्या आपने आपत्ति भी जताई थी उसमें? हाँ, बिल्कुल जताई थी, मैं आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये कह दें कि हमने कभी बात मानी क्या उनकी? तो हाँ। शायद मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा रुतबा है, तो ऐसी बात तो शोभा नहीं देती। मैं मान के चलता हूँ कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए गंभीरता की ज़रूरत होती है, तो दोनों दलों को गंभीरता से ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया था, उनके साथ-साथ मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करूँ या अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात करूँ, वो भी बार-बार जब हम पत्रकार सवाल पूछते, कहते कि हमारा ये जो गठबंधन था, ये उस समय मजबूरी का गठबंधन था, कहीं न कहीं सीटें पूरी नहीं आई थी। एक तरफ आप लोग कहते हो गठबंधन धर्म, उधर से कहा जाता है कि मजबूरी का, लेकिन फिर तो वो बात होगी ना जो बाकी जो विपक्ष के नेता हैं, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अभय सिंह की बात करें, अन्य नेताओं की, वो जैसे कहते हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है फिर तो। देखिए, अपने-अपने विवेक की बात है। जननायक जनता पार्टी ना इसको मजबूरी का गठबंधन कहती है। हमारे आफ्टर इलेक्शन हमारा गठबंधन हुआ, माननीय होम मिनिस्टर साहब के अमित शाह जी के इनिशिएटिव पे हुआ और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करके हुआ। चोरी का गठबंधन नहीं है, मजबूरी का गठबंधन नहीं है, गठबंधन तो स्वेच्छा से हुआ और जो निर्णय लिए गए, किन मुद्दों पे मिलकर के हम चलेंगे, उस पे चल भी रहे हैं। तो देन फिर ऐसी बात, इस तरीके की कोई मैच्योर बात अगर कोई कोई भी नेता करे, तो मैं समझता हूँ कि उसी को सुधार करना चाहिए उसमें। जी। हमारी तरफ से तो ऐसी बात कभी नहीं आई, ना हम आने देंगे। जी, बिल्कुल। जिस प्रकार निशान सिंह जी मैंने पहले कहा कि आपके 10 विधायक हैं और जहाँ-जहाँ बीजेपी के नेता है, यहाँ जेजेपी के नेता जीते हुए हैं या फिर बीजेपी के बड़े नेता हारे हुए हैं। ज़ाहिर-सी बात है हर कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करता है और इस तरह के बयान देता है। लेकिन मैं आप खुद की बात करूँ, आप जब 2019 का चुनाव था तो आपने चुनाव नहीं लड़ा था। वहाँ से जेजेपी के जो कैंडिडेट थे देवेंद्र बबली, आज वो मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या 2024 में सरदार निशान सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, वहाँ से मैंने 4 चुनाव लड़े, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी पार्टी मुझे अनुमति देगी तो मैं चुनाव लड़ूँगा। क्योंकि वहाँ पर जैसे उचाना वाली स्थिति लगभग-लगभग वहाँ भी है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ और आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप विधायक रह चुके हो, वहाँ से चुनाव लड़ चुके हो। सुभाष बराला बहुत बड़े नेता, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हराकर आपका कैंडिडेट वहाँ से जीता और बार-बार ये बात कही जाती है कि गठबंधन रहे ना रहे, वो अलग विषय है। लेकिन वो बात है ना, एक अनार सौ बीमार, यानी कि मेरा कहने का भाव लड़ने वाले आप सब लोग नेता हैं, तो उस समय जाकर मौके पे मैंने कहा कि मेरी पार्टी अनुमति देगी, तो ये मेरी मर्जी का, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह तो नहीं कह सकता कि मैं यही करूँगा। ये पार्टी का काम होता है, मेरी पार्टी गठबंधन की बात देखेगी और सारी चीज़ें देख कर के वो सीट जननायक जनता पार्टी के पास है। तो पार्टियों में कई बार फैसले लिए जाते हैं, कई बार कंटिन्यू भी होते हैं कैंडिडेट, कई बार बदले भी जाते हैं। मेरा मन है कि मेरी पार्टी अगर अनुमति देगी तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँगा। आपने जहाँ अपने मन की बात की, अभी कुछ दिन पहले मैं देवेंद्र बबली का इंटरव्यू कर रहा था, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं ही टोहाना से चुनाव लड़ूँगा। देखिए, ये निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं होते। मैंने कहा ना, पहले भी ये चर्चा चलती है
कि निर्णय तो पार्टी नेतृत्व ने करना होता है। जो भी पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा उसको सभी को मानना होता है। वहीं हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बयान उन्हें जो भी दिया, वो सब आपने सुना। हालाँकि आप सब जो नेता लोग हैं जितनी भी पार्टियों के, कहीं न कहीं हमेशा लोगों के बीच जाते ये बात कही जाती है अपने भाषणों में कि हम जात-पात की राजनीति नहीं करते, इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर जो-जो कास्ट का नाम लेकर उन्हें बताया कि 4-4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएँगे, इतने वो आश्वस्त हैं सरकार बनाने को लेकर, उनके बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, हमें उसके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उस स्टेटमेंट को कंडेम भी किया है। और वो शैलजा जी या और लोग कहते हैं कि ऐसा पार्टी नेतृत्व के सामने कोई इशू ही नहीं आया, कोई बात ही नहीं हुई। तो अब हुड्डा साहब कहते हैं इतने मैच्योर लीडर हैं, तो समय से परे की बात है, उनका अपना मामला है। जो भी वो कहें, उनके निर्णय उन्हीं लोगों ने करने हैं। जी, वहीं एक बड़ा मुद्दा एसपीएल का, आप उसमें विधायक भी थे और बहुत पुराना मुद्दा आज का नहीं है। फिर से एक बार फिर गरमाया हुआ है, हालाँकि जब चुनाव आते हैं तो ज़रूर इसका ज़िक्र आता है। आप सहयोग कर रहे हैं जिस पार्टी का, उनकी केंद्र में सरकार है, बीजेपी की। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बहुत बार हरियाणा के पक्ष में फैसले दे चुका है। लेकिन आप जैसे गठबंधन में हैं, सहयोगी है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, आपकी तरफ से बीजेपी जो प्रयास कर रही है वो ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपके पुराने इतिहास में चला जाऊँ अतीत में, तो आप लोग सब लोकदल में थे। लोकदली, आप चौधरी देवलाल की सेना कह लीजिए, अलग-अलग उनके नाम बदलते रहे। कहीं न कहीं आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा एसवाईएल का पानी हरियाणा में कैसे आया इसको लेकर उस समय भी प्रदर्शन करती थी, आज भी डिमांड करती है और आपका जो मैनिफेस्टो था, उसमें भी कहीं न कहीं ये सब बातें थी। तो आप सत्ता में हैं, आज क्या प्रयास है? देखिए, आज भी हम लोग प्रयास करते हैं और बार-बार ये जो ना केंद्रीय सरकार को भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहती है कि पानी किसान की ज़रूरत है। हरियाणा का किसान, हरियाणा ये मान के चलें कि पूरे प्रदेश के अंदर 70% ऐसा भू-विभाग है जहाँ नीचे का ग्राउंड वाटर नहीं है। तो ऐसे हालात में नहरी पानी जो है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है और हरियाणा का राइट है। और हम तो उसके लिए फिर कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर दिया, तो उस फैसले के ऊपर तो सबको फूल चढ़ाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पंजाब को ऐसा इस तरीके का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी बहुत बार प्रयास कर लिए, कई मीटिंग्स भी हो ली। हरियाणा का जो राइट है, वो ये कहने से तो खत्म नहीं हो जाता कि पंजाब के पास एक बूंद भी पानी नहीं है। इस बात से नहीं, वो जो हिस्सा है हमारा, पंजाब और हरियाणा बड़े छोटे भाई माने जाते हैं, तो पंजाब सरकार को वो देना चाहिए। और हमारा प्रयास पहले भी रहे हैं, हमने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं इस पानी के लिए और आने वाले समय में भी पुरजोर तरीके से अपनी मांग भी रखेंगे और अगर कोई किसी तरह का कोई आंदोलन करना पड़ा तो वो भी जी, अंतिम में सर टोहाना को लेके मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप भी वहाँ के उस इलाके का कहीं कहीं नेतृत्व कर चुके हैं, जीत चुके हैं, वहाँ से विधायक रह चुके हैं। जिस प्रकार देवेंद्र बबली बार-बार बयान देते हैं, आपकी भी बहुत बार बात होती होगी, वो मीडिया में भी बोलते हैं और जहाँ-जहाँ हल्के में जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं कि 2019 से पहले टोहाना गुलाम था। मैंने कहा देश आज़ाद तो 1947 में हो गया था, तो टोहाना भी हरियाणा में आता तो हरियाणा भी ये टोहाना भी आज़ाद हो गया होगा। लेकिन उन्होंने जो बात बोलते हैं, पहले के जो भी नेता रहे, बड़े-बड़े पदों पर रहे, कहीं न कहीं टोहाना के अंदर गुंडागर्दी, इस तरह की दबंगई वो सब चीज़ें चलती थी। आप सहमत हैं उनके बयान से? देखिए, ये विवेक है बोलने वाले का। बोलने वाला किस नज़रिए से बोलता है। देश तो आज़ाद 1947 में हुआ और उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाली कोई एक पार्टी नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस को ज़्यादा अवसर मिला। हमारी पार्टी ने भी कई बार रिप्रेजेंट किया और विकास के बहुत अच्छे काम किए। अगर हम उस वक़्त हमने रिप्रेजेंट किया है, जनता ने हमारा सहयोग किया है, तो हम उसको गुलाम कैसे कह सकते हैं? मैं मान के चलता हूँ कि ये हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी सोच के मुताबिक वो बात करता है। मैं तो ना गुलाम मानता हूँ, तो ये मानता हूँ कि जब अवसर दिया जनता ने जिसको भी, वो काम किस नज़रिए से करता है, कितना को उसमें पेशेंस है, कितना क क्वालिटी है काम करने की, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की, तो उसका काम है। लेकिन जब भी कोई समय जिसको मिला उसने
प्रयास किया कि इस क्षेत्र को आगे लेकर के जाएं, वहाँ विकास के काम हों। तो मैं तो ये कहूँगा कि गुलामी वाली बात तो 1947 में खत्म हो गई। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद प्रदेश में रहते हैं, तो वही हमें महसूस करना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि हमें नहीं देनी चाहिए कि गुलाम था। वो ठीक है कि किसी ने वहाँ काम करने का कोई डिक्टेटराना रवैया अख्तियार कर लिया हो, वो अलग बात है। वो तो एक यहाँ तक महदूद है, एक व्यक्ति विशेष तक। अदरवाइज सभी लोगों को हम एक उसमें वो नहीं कर सकते। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की और